हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सिचुएशन अमेरिका और तालिबान के बीच की मैं समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं। तालिबान और अमेरिका के बीच की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अमेरिका जो है अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। जो बाइडेन क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि आज नहीं तो कल वो अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे हैं और 11 तारीख की जो डेट है, डेडलाइन है, वो फिक्स कर दी गई है कि 11 सितंबर को वो बाहर निकलने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों किस तरीके से मामला खराब होगा, बढ़ेगा, इस सिचुएशन के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र पड़ चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर एक डिबेट और डिस्कशन चालू हो चुकी है कि होगा क्या, मामला किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये, इस टाइम पर जिस तरीके से अमेरिका बहुत तत्परता दिखा रहा है अफगानिस्तान से बाहर निकलने की, दुनिया के अंदर एक बहस शुरू हो चुकी है कि अमेरिका से बाहर निकलने का सबसे पहले दो तरीके की बहस शुरू हो चुकी है। एक, अमेरिका क्या अपने टारगेट्स में कामयाब हुआ, जिन ऑब्जेक्टिव के साथ अमेरिका 20 साल तक वहां अफगानिस्तान के अंदर लड़ा, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए या नहीं हुए। और दूसरा, क्या अमेरिका के निकलने के बाद सिचुएशन संभल पाएंगी या बिगड़ जाएंगी, क्या तालिबान पूरे तरीके से ताकतवर हो जाएगा, डोमिनेट करेगा। और इस तरीके की सिचुएशंस के ऊपर कॉन्टिन्यूस डिबेट और डिस्कशन चालू हो चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मामला ये है कि हम जब तैयारी कर रहे होते थे तो इस तरीके के पोस्टर्स आए दिन मीडिया में दिखाई देते थे। वैसे तो पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, पूरे के पूरे अफगानिस्तान को ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स का मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों का कब्रिस्तान। मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाए, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश को देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने भी लगभग 100 साल के आसपास तक अफगानिस्तान को मैनेज करके आगे बढ़े हैं। हाँ, जो अफगानिस्तान के अंदर घुसा, मैनेज किया, वो जीत गया, जो अंदर घुसा वो हार गया। अब ऐसी सिचुएशन में ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के लिए आज के दिन अमेरिका का ये पोस्टर सही होता हुआ या साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें खुले तौर पर कहा गया कि अमेरिकाज ग्रेवयार्ड अफगानिस्तान। इसका मतलब ये कि अमेरिका का जो कब्रिस्तान है वो अफगानिस्तान है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के मामले के अंदर इस सिचुएशन को आज हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, इतना आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे एनसीईआरटी के जो बैचेस हैं वो चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन बैचेस चलेंगे और आप घर बैठे ही, जैसे मेरे इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, घर बैठे ही ऑनलाइन की वीडियो के अंदर आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का कहना यह है कि सर अभी 12th के एग्जाम्स तो हुए नहीं हैं, या पीसीएस के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं, या फिर यूपीएससी का एग्जाम जो है वो अगले साल देंगे, या कुछ भी। देखो यार दोस्तों, सीधी सी बात यह है, खाली बैठ के कुछ होने वाला नहीं है और कॉम्पिटिशन टफ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वाई टू वेस्ट योर टाइम। कंपटीशन टफ है तो आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं हार मान के बैठ जाओगे और पीछे रह जाओगे। इस समय पर कंपटीशन है और दुनिया जो आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय पर जुड़ चुके हैं और आगे और ज़्यादा जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जल्दी कीजिए, पीछे ना रह जाएं। बैचेस जो शुरू हो रहे हैं जल्दी से जल्दी उसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन की भी अपनी एक लिमिट होती है, नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। अगर वो भी फुल हो जाती हैं तो आपको पीछे रह जाना पड़ जाता है। तो इसलिए कम से कम आप भले ही क्लासरूम के दीवाने क्यों ना हुए, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स आप घर बैठे क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर आप लोगों के हमने बैचेस स्टार्ट किए हैं। लाइव लेक्चर्स होंगे, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए साथ साथ करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। इन पर्टिकुलर नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से मेरे से बात कर सकते हैं। मैं अपने आप लोगों को उसके बारे में गाइडेंस दे दूंगा। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक क्या है? अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो बाइडेन क्लियर वर्ड्स में कह चुके हैं कि अब हम, मतलब बहुत ही इमोशनल वे में उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि 4 प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो 4 प्रेसिडेंट हैं वो अफगानिस्तान में फंस चुके हैं और अफगानिस्तान की लड़ाई को कैरी करके अगले वाले को दे रहे हैं, जिसके अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर, ओबामा से लेकर, ट्रंप से लेकर जो बाइडेन खुद आ गए। तो ये 4 प्रेसिडेंट की अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर, तो 4 प्रेसिडेंट में ये कह रहे हैं कि अब मैं 5वें प्रेसिडेंट को ये वाला सरदर्दी दे के जाने वाला नहीं हूं, मैं इसे सुलझा के जाऊंगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में ये क्लियर कर चुके हैं कि लगभग 2,500 से 3,500 के करीब जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं
वो बाहर निकलेंगे, साथ साथ नाटो की जितनी भी फोर्सेस हैं वो बाहर निकल जाएंगी। इस मामले में हम कल की वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों जब अमेरिका बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऑर्थोडॉक्स, हाईली ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो है, ये लोग जो हैं वो इस समय पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। और खुले तौर पर तालिबान की तरफ से एक बयान आ भी चुका है कि इस लड़ाई के अंदर हम जीते, अमेरिका नहीं, अमेरिका हार के जा रहा है। अमेरिका तालिबान को खत्म करने के ऑब्जेक्टिव से आया था, नहीं कर पाए, हम जीते। हम आज भी खड़े हुए हैं, अफगानिस्तान में हैं और अमेरिका यहां से मैदान छोड़कर भाग रहा है। ये जब सिचुएशन आई है तो यहां से हालात आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया मुंह बाए खड़ी हुई है कि मिडिवियल एज के इन लोगों के सामने इस समय पर घुटनों के बल बैठा हुआ अमेरिका एक तरीके से जिसे कहते हैं बहुत बुरी सिचुएशन में है। ऐसे में डिबेट और डिस्कशन होना तो लाजमी है। अब सवाल यह है कि अब ये एक कार्टून को आप देख सकते हैं कि जैसे ही यूएस से बाहर निकलेगा, पाकिस्तान का टैप जो है वो अफगानिस्तान तालिबानियों को दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर उतार कर खड़ा कर देगा। यह सबसे बड़ी बात है। और यहां एक और कार्टून है, इसके ऊपर भी बाद में डिस्कशन किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों जैक रीड नाम के अमेरिकी सांसद हैं, जैक रीड नाम के अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने ये कहा, जैक रीड नाम के अमेरिकी सांसद, उनका एक बयान आया, उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा कि हां तालिबान इस टाइम पर सफल हो चुका है। और उन्होंने रीजंस बताया, तालिबान जो सफल हो चुका है उसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, तालिबान सक्सेस जो भी है इसके रीजंस क्या हैं तालिबान की सफलता के, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन करने की एक कोशिश करी। और उन्होंने सबसे बड़ी खास बात यह बताई कि उन्होंने 3 रीजंस बताए। सबसे पहले एक तो तालिबान के जो सेफ होम है, अमेरिका सेफ होम जो अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। दूसरा, तालिबान का जो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ होम को खत्म नहीं कर पाया। और आईएसआई सपोर्ट टू तालिबान, अमेरिका इसके लिए पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया। और अनेबल टू डिस्ट्रॉय द सेफ होम्स ऑफ तालिबान, तालिबान के जो सेफ होम थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। और यही रीजन है अनेबल टू डिस्ट्रॉय द सेफ होम, डिस्ट्रॉय द सेफ हाउस या सेफ होम, सेफ हाउस ऑफ अफगानिस्तान के सेफ हाउस को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और यही इसकी सबसे बड़ी खतरनाक सिचुएशन, खतरनाक कहो या गलत सिचुएशन कहो या जो भी था वो यही था। और मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो गलती थी वो सिर्फ और सिर्फ ये 3 के आसपास ही घूम रही थी, या हिस्ट्री के दूसरे पन्नों में भी कहीं और सिचुएशन जो है वो अलग अलग तरीके से थी। भाई देखो, सीधी सी बात यह है, अगर आप बात करते हैं तालिबान की, तो तालिबान को अगर आप ये कहते हैं कि ये ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, तो यहां पर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों का कब्रिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने भी असलियत में अफगानिस्तान को लगभग 100 साल तक मैनेज किया था। 1939-42 के बाद अगर आप देखेंगे 45 से लेकर 1945 तक, 1845 से 1945 तक अफगानिस्तान के साथ अमेरिकन्स ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया था। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ किया हो, लेकिन हां, जैसे ही यूएसएसआर अफगानिस्तान के अंदर घुसा, अमेरिका का, यूएसएसआर का डिस्ट्रक्शन हो गया। और कहीं ना कहीं इसका एग्जांपल 1990s के अंदर अफगानिस्तान की वॉर खत्म होने के बाद यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन था वो देखने को मिलता है। यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, ये सबको पता है। लेकिन क्या यूएसएसआर सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से खत्म हुआ? तो मेरा मानना यह है ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, अपने डिस्ट्रक्शन के बीज उसके पेट में खुद होते हैं। हाँ, एक इंसान है, इंसान को कई बार बीमारियां अंदर से ज्यादा पकड़ लेती है, बाहर से भले ही जितना मर्जी मजबूत नजर आ रहा हो, क्योंकि अंदर शरीर के कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। यूएसएसआर के साथ भी ऐसा ही कुछ था, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका भी तो इस लड़ाई के अंदर शामिल हुआ। 1979 से जो लड़ाई शुरू हुई और 1989 तक जो अफगान वॉर चला, उसके अंदर अमेरिका बहुत पावरफुल बनकर उभरा। तो अगर ये कहा जाए कि ये अमेरिका जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ अफगानिस्तान जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, तो ऐसा नहीं है। असलियत में अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो यहां पर प्रॉक्सी वॉर की थी और इस वजह से अमेरिका जीत गया।
क्योंकि यहां पर एक जो पॉलिसी थी वो प्रॉक्सी वॉर की थी, इसलिए अमेरिका यहां पर जीत गया। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे यहां पर अमेरिका का जो अगला पोर्शन आ जाता है, जो सेकेंड अफगान वॉर आप देखते हो 2001 टू 2021 की अगर आप सिचुएशन देखते हो, तो यहां अमेरिका की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या था, हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि आज के दिन जो अमेरिका को सर झुकाए, मात खाए, अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ रहा है, उसके मतलब उसके पीछे समस्या क्या है। और जो तालिबान जिसे खत्म करने के ऑब्जेक्टिव के साथ अमेरिका अंदर घुसा था, उसकी सबसे बड़ी उसकी विक्ट्री का सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि जैसे तालिबान की ठोकर का जो निशान है वो अमेरिका के माथे के ऊपर इस समय नजर आ रहा है। तो वो समझिए असलियत में मामला क्या है। अगर आप अमेरिका की पॉलिसी देखेंगे तो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर 2 लड़ाइयां लड़ी। एक था फर्स्ट अफगान वॉर, और अगर आप इस फर्स्ट अफगान वॉर की सिचुएशन को देखते हो, तो फर्स्ट अफगान वॉर की खास बात दोस्तों ये थी, कि 1979 से 89 के बीच में असलियत में अमेरिका ने क्या किया, असलियत में अमेरिका ने मनी दी और आर्म्स दिए, समझे, और दूसरी सपोर्ट प्रोवाइड करी किसको, आईएसआई के थ्रू तालिबान को। अब आप ये समझिए आईएसआई के थ्रू तालिबान को ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई, और जब आईएसआई के थ्रू तालिबान को ये सपोर्ट प्रोवाइड की गई, यानी अमेरिका उस लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये जो तालिबान है, तालिबान के जो वॉलेंटियर्स थे वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई में शामिल थे, और इन्होंने डिस्ट्रॉयड यूएसएसआर। लेकिन इन तालिबानी के वॉलेंटियर्स को ये कहा गया ऑन द नेम ऑफ इस्लाम है। ये असलियत में था ये एथनिक वॉर, लेकिन उसे नाम दे दिया गया इस्लाम का। अब ऑब्वियस सी बात है 1989 में अगर आप इस्लाम के नाम पर इस वॉर को खत्म कर देते हैं, तो 1990s अगर आप पूरा देखते हैं तो तालिबान रेजीम इन अफगानिस्तान आ गई, यानी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की रेजीम ने कब्जा कर लिया, ताकतवर तरीके से वहां अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। अब जैसे ही तालिबान की रेजीम आ जाएगी तो आप यहां देखेंगे तालिबान जो है ही ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, अगर ये तालिबान है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये जो है ये सेफ लैंड फॉर all the militant groups of the world fighting for Islam। ये मैं कल बता चुका हूं, फाइटिंग फॉर इस्लाम, इस्लाम के नाम पर लड़ने वाले जितने भी ग्रुप्स थे उनके लिए ये एक सेफ लैंड बन चुका था। यानी कोई भी मिलिशिया, कोई भी ग्रुप दुनिया के किसी भी इलाके में हो, अगर वो वहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका तालिबान के अंदर वेलकम था। इंडिया वाले भी कांधार ही सब चीजें लेके जा रहे थे, कांधार के अंदर ही आपके प्लेन वगैरह को लिया और तालिबान ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया। अब यहां पर सिचुएशन को समझिए, इसी का फायदा उठाकर अल कायदा आ चुका था। अब समस्या यही कि अल कायदा और 9/11 का अमेरिका के ऊपर अटैक हो चुका है और यहां पर ओसामा बिन लादेन की स्टोरी आ जाती है। अब यहीं से अमेरिका जो है वो 2001 से लेकर 2021 तक यहां फंसा हुआ है। अब यहीं से इस सिचुएशन को समझिएगा कि असलियत में मामला क्या है और रीजंस। अब समझने वाली बात यह है कि रीजंस फॉर फेलियर ऑफ अमेरिका, ये जो अमेरिका है इसकी फेलियर के, इसके असफल होने के सबसे बड़े कारण क्या हैं? भैया 2011 के आसपास तो आपने ओसामा बिन लादेन को मार डाला है।
अब 2011 या 13 जो भी आपने ओसामा बिन लादेन को मार दिया तो आपका एक मिशन तो कंप्लीट हो गया था अमेरिका का, लेकिन अमेरिका असलियत में 3 मिशन लेके चला था। हंट ऑफ ओसामा बिन लादेन, हंट ऑफ ओसामा पहला, दूसरा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो यानी एक तरीके की लोकतांत्रिक सरकार हो, और तीसरा यहां पर तालिबान का खात्मा हो, तालिबान का अबॉलिशन हो यानी एंड हो जाए यानी खत्म हो जाए। अब यहां पर एक ऑब्जेक्टिव नो डाउट ओसामा बिन लादेन वाला पूरा हो गया, लेकिन क्या ये 2 ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने यहां पर पूरे किए? तो आंसर था नो। अब सवाल यही है कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश अगर अपने 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की अगर बात कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर पूरे नहीं कर पाया, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? अफगानिस्तान में असलियत में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम तालिबान बार बार शब्द कह रहे हैं, वो एक इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह होता है कट्टरवादी समूह, और इस कट्टरवादी समूह का मतलब यह है कि ये ऑन द नेम ऑफ इस्लाम और ट्रेडिशंस और कल्चर्स के नाम पर ही अपना सारा रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ट्रेडिशन एंड कल्चर के नाम पर ही अपना सारा रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। अब ट्रेडिशन और कल्चर के नाम पर अगर अपना सारा रूल इस्टेब्लिश करना चाहेंगे तो आप यहां समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ट्रेडिशन और कल्चर के नाम पे रूल इस्टेब्लिश हुआ, शरिया रूल इस्टेब्लिश हुआ, तो कहीं ना कहीं ये असलियत में पश्तून रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा और यहां से ही सिचुएशन जो है वो बिगड़ेंगी। लेकिन मैं इस चीज पर नहीं जा रहा, इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी कभी कर लेंगे। मैं यहां पर असलियत में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं जैक रीड के उस स्टेटमेंट की जिसमें आईएसआई के रोल को पॉइंट आउट किया और जनरली अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा। तो यहां कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान के रूल की तरफ देखना पड़ेगा कि रोल ऑफ पाकिस्तान क्या है और क्या अनेबल था। अमेरिका was unable to understand the political scenario of this region, इसको देखना सबसे बड़ा जरूरी बात है। ऑफ दिस रीजन, क्या इस क्षेत्र के पॉलिटिकल सिनेरियो को अमेरिका देख पा रहा है, समझ पा रहा है, ये सबसे मेन बात है। अब यहीं पर रोल ऑफ पाकिस्तान जब आप यहां पर देखना शुरू कर देंगे, जब आप रोल ऑफ पाकिस्तान यहां पर देखना शुरू कर देंगे तो यहां सबसे पहले एक तरफ यहां होगा पाकिस्तान और इस पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई और दूसरी तरफ यहां आप देख रहे हैं अमेरिका और तीसरी तरफ आप यहां देख रहे हैं अफगानिस्तान। तो पहले अमेरिका को यह सोचना चाहिए था कि अमेरिका जो पाकिस्तान जो है वो किस तरीके का अफगानिस्तान चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सबसे पहले यह सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान किस तरीके का अफगानिस्तान चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले को आप यहां देखते हैं तो असलियत में अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और पूरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस चीज को सीधे सीधे तौर पर समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान का ये जो बड़ा इलाका पश्तून इलाका है, वो पश्तून सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ के इलाके के अंदर और बलोच कम से कम इतने बड़े इलाके के अंदर ये पश्तून है और लगभग 40% इलाका जो है वो पश्तूनों का है। और यही रीजन है अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो डूरंड लाइन है उसे नहीं मानता है,
क्योंकि डूरंड लाइन ने क्या किया, असलियत में पश्तून जो पॉपुलेशन थी उसे डिवाइड कर दिया। अब पश्तून पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, ये पश्तून 45% तो अफगानिस्तान में है और लगभग पाकिस्तान की पॉपुलेशन का भी 20% के आसपास पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। और अगर टोटल एरिया देखोगे तो 40% एरिया ऑफ पाकिस्तान जो है वो पश्तून और बलूच अपना, पाकिस्तान जो है वो पश्तून और बलोच, पश्तून एंड बलोच ये दोनों क्लेम करते हैं। पश्तून और बलोच 40% इलाका क्लेम करते हैं पाकिस्तान का, 20% पॉपुलेशन में है, 45% पॉपुलेशन अफगानिस्तान की पश्तूनों में है। अब क्या, और सबसे बड़ी बात यह कि पश्तून अफगानिस्तान कोई भी आ जाए, अफगान के अंदर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट होगी और जैसे ही अफगानिस्तान जो होगा वो स्टेबल होगा, उसकी गवर्नमेंट अगर स्टेबल होगी तो वो कभी भी डूरंड लाइन को नहीं मानेगी। और अगर वो डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इस इलाके को क्लेम करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के इस इलाके को क्लेम करने की कोशिश करेंगे। और अगर पाकिस्तान के इस इलाके को वो क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। और दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हुआ वो कम से कम डिस्टेबलाइज होना नहीं चाहेगा और पाकिस्तान जैसा देश बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और इसीलिए पाकिस्तान ऑलवेज नीड्स पावर इन अफगानिस्तान, एक ऐसी पावर चाहेगा अफगानिस्तान में जो कि अमेरिका पर, पाकिस्तान पर डिपेंडेंट हो। तो एक पावर ऐसी पाकिस्तान को चाहिए जो कि डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान हो, डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान हो। अब इस चीज को अमेरिका ने जीवन में कभी नहीं समझा, मोटी बुद्धि है इस मामले में, क्योंकि उन्हें तो बिजनेस दिखाई देता है, उन्हें हर चीज में बिजनेस दिखाई देता है। और यार दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होता, दुनिया में हर चीज बिजनेस नहीं होती, दुनिया में हर चीज पैसा नहीं है, दुनिया में हर चीज बिजनेस नहीं है। और अमेरिकन को यह चीज समझ में नहीं आई। अमेरिकन ने यह सोचा कि जिस तरीके से आईएसआई ने पहले हमारा साथ दिया, अभी भी अमेरिका और आईएसआई हमारा साथ देगी। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो पावर चाहिए और ये जो डिपेंडेंट पावर है अफगानिस्तान वाली, वो है तालिबान, वो है तालिबान। और तालिबान को क्या चाहिए कि हमारा रूल हो, इस्लाम के नाम पर रूल हो, काम खत्म। वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहेंगे, वो क्लेम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो तालिबान होगा इसे बाकी जो अफगान होंगे, उज़्बेक होंगे, ताजिक होंगे, हजारा होंगे, ये सारे जल्दी से मानने वाले हैं नहीं। यानी इन तालिबानियों को अपने रूल को स्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और अगर वो पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहेंगे तो पाकिस्तान वाले हिस्से के पूरे जो पश्तून लोग हैं उनके बारे में आवाज नहीं उठाएंगे। नतीजा क्या होगा? पाकिस्तान यूनाइटेड होगा। अमेरिका एक ऐसा देश जो इसी सिचुएशन को नहीं समझ पाया कि असलियत में अफगानिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है, अफगानिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है और अफगानिस्तान में अगर स्टेबिलिटी है तो ये थ्रेट टू पाकिस्तान है, थ्रेट टू पाकिस्तान है। और पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में ऐसी शांति हो, ऐसी स्टेबिलिटी हो। यही रीजन है पाकिस्तान हमेशा तालिबान को सपोर्ट करके डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। यह चीज अमेरिका ने कभी भी नहीं समझी। यह चीज अमेरिका को समझनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने इस चीज को कभी नहीं समझा, इस बात को कभी नहीं समझा। और अमेरिका सीधे सीधे तौर पर एक काम करता रहा। अमेरिका पाकिस्तान से, भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात क्या है? यहां से अमेरिका को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खास बात यह है अमेरिका को अपने यहां से सामान को ले जाने के लिए रूट प्रोवाइड करेगा, सेफ रूट प्रोवाइड करेगा। और उस सेफ रूट के बदले में अमेरिका से
वो डॉलर लेगा या फंड्स लेगा? अब मैं पाकिस्तान को तो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इसीलिए तो घमंड है कि भैया हमारे को तो पैसा इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारी लोकेशन ही ऐसी है, तुम चिंता करो हम थोड़ा ना करेंगे। नतीजा क्या हुआ? फंड्स मिल जाएंगे। अब इन्हीं फंड्स से पाकिस्तान को ये फंड्स मिलते और इन्हीं फंड्स से तालिबान को पैसा दिया जाता, तालिबान को आर्म्स एंड एम्यूनिशन दिए जाते और तालिबान इन्हीं फंड्स से अमेरिका से लड़ता। सोच कर देखिए, तालिबान इन्हीं फंड्स से अमेरिका को लड़ता। अब दूसरी चीज, अमेरिका को कहा गया कि तालिबान अफगानिस्तान में है और छुपा हुआ होता था अमेरिका या पाकिस्तान वाले बॉर्डर्स में। सोच कर देखिए, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में नहीं मारा, पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा, जो रावलपिंडी से कुछ किलोमीटर दूर है। यानी पाकिस्तान की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ने पाकिस्तान के ओसामा बिन लादेन को अपनी छाती के नीचे छुपा के रखा हुआ था कि तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मौज ले, जब जरूरत पड़ेगी तुझे निकाल लेंगे। अमेरिका को इंटेलिजेंस मिली तब जाके अमेरिका ने उसको मारा और पाकिस्तान ने इस चीज़ का विरोध किया। यहाँ सिचुएशन को समझिए, मामला क्या है कि इतना बड़ा धोखा पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को चाहता है और तालिबान कब अगर ख़त्म हो जाता है तो अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान का 40% हिस्सा पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड शुरू कर देगा। अमेरिका को ये चीज़ समझ में नहीं आई और यही रीज़न है अमेरिका ने सेफ रूट चाहा, ईरान से अमेरिका की बनती नहीं। और मज़े की बात यह है, कई मामलों में लोगों का मानना यह है कि अगर अमेरिका ईरान का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता और शायद कोई ईरान से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता तो अफगानिस्तान में कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होता, या फिर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा से प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश करता या तालिबान को बीच का रास्ता निकालकर ओसामा बिन लादेन को मार के चुपचाप निकल लेता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है अमेरिका और इस $1 ट्रिलियन के बाद भी तालिबान आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि जिसकी दोस्ती हासिल करी वो दोस्त नहीं, वो तो सबसे बड़ा पीठ में छुरा घोंपने वाला था। इसीलिए मैंने ये पोस्टर, ये जो क्या नाम है, एक कार्टून ढूंढ के निकाला। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि पाकिस्तानी आर्मी यूएस के पीछे खड़ी हुई है और यूएस तो कह रहा है केयरफुल अ लॉट ऑफ तालिबान इन दिस एरिया, यानी इस क्षेत्र में बहुत तालिबान है। और पाकिस्तान की ये जो सैनिक है वो खड़े होके कह रहा है आई हैव गॉट योर बैक, मैं तेरी कमर का ध्यान रखूंगा। और यहाँ पर निशाना साधने का ऑप्शन लगा रखा है कि बेटा तेरे ऊपर ही पीठ पे निशाना मारूंगा। यही सिचुएशन है और यही रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान का एटीट्यूड ये रहा। इसीलिए यूएसए जैसे ही बाहर निकल रहा है, पाकिस्तान ने अपने घर में जो तालिबानी छुपा के रखे थे वो टैप के थ्रू बाहर आ रहे हैं और अब अफगानिस्तान ये तालिबानी जो हैं ये अफगान गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाएंगे। और अफगान गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, माने या ना माने, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले ही अफगानिस्तान में दिखाई दे रही हो, अफगान गवर्नमेंट की सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि वो गिने चुने सिटीज़ के अंदर तो भले ही डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है, लेकिन अगर आप ट्राइबल एरियाज़ में जाकर देखेंगे तो डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आज भी ट्राइबल ग्रुप्स और वहाँ पर तालिबान की एक बड़ी मौजूदगी है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दिन तक तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप के सामने खड़ी होकर नहीं रह सकती और एक समय ऐसा आएगा कि इस गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। अमेरिका जैसी फोर्सेस वहाँ नहीं होंगी और हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे और यही एक रीज़न है कि दुनिया इस समय पर चर्चा में लगी हुई है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के हटने के बाद होगा क्या और क्या तालिबान जीत चुका है। तो हाँ, तालिबान क्लेम कर रहा है कि हम जीत चुके हैं। तो अमेरिका को हराने वाला कौन? अमेरिका को हराने वाला पाकिस्तान।
अमेरिका को धोखा देने वाला पाकिस्तान, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? अमेरिका, जो इस छोटी सी चीज़, इस चीज़ को नहीं समझ पाया फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि भैया असलियत में पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट क्या हैं। भाई आपका असलियत में पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट हैं डिस्टेबलाइज फॉर्म ऑफ अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान जितना डिस्टेबलाइज हो उतना अच्छा है, और अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं होता तो आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, समझे। पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान तो कभी भी नहीं चाहेगा। और रही बात आईएसआई की, तो आईएसआई एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसी कभी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हितों की रक्षा करती है। वो अमेरिका के क्यों होंगे? वो उनकी वफादारी अमेरिका के, पाकिस्तान की सरकार के लिए है, पाकिस्तान की मिट्टी के लिए है। उनकी वफादारी अमेरिका के लिए तो हो ही नहीं सकती। वो तो बस अमेरिका से जितना ज़्यादा पैसा ऐंठ सकते थे ऐंठ लिया। जिस दिन अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा देना बंद किया 2013 के बाद, चाइना की गोद में जाके बैठ गए। और पाकिस्तान के बारे में तो मैं सीधा सा कहता ही हूँ कि पाकिस्तान तो एक सड़क पे खड़ी हुई वैश्या की तरह है, जो कि मतलब पैसे देने के नाम पर, मतलब जो उसे पैसे देगा वही मौज लेगा, और वह पाकिस्तान उसकी गोद में लिपस्टिक बिंदी लगाकर बैठ जाएगा। आगे आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ क्या क्या होता है इसके ऊपर भी जो भी हो पाएगा वीडियो बनाते रहेंगे। सिचुएशन जैसे भी होंगी आगे डिस्कस होती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.